नमस्कार, सत श्री अकाल, वड़क्कम। आप सभी का ऑल्टरिंग मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। नरोत्तम मिश्रा जी तो अचानक से ऐसे निकल कर आए जैसे वो क्या बोलते हैं, बादलों के बीच से सूरज निकल कर आया हो, कुछ वैसी सी फीलिंग आ रही है उनको। ऐसा लग रहा है मध्य प्रदेश को अपना योगी मिल गया आज की डेट में। वो अलग बात है कि कल जब मैंने काजल हिंदुस्तानी से चिट चैट की, हमने जब बातचीत की, तो वो काफी डिसअपॉइंटेड लग रही थी कि योगी जी वाला एक्शन गुजरात में क्यों नहीं रेप्लिकेट हो रहा है। तो उस बात को लेके खासा नाराज सी थी कि मोदी जी के नाम पर मलाई बहुत खा ली है लोगों ने। अब काम करने का टाइम है, इससे पहले की चीजें हाथ से बाहर निकल जाए। आम आदमी पार्टी ऑलरेडी काफी अच्छे खासे नोट्स बना रही है गुजरात में। हो सकता है इस इलेक्शन में इन्हें प्रॉब्लम ना हो, बट अगले इलेक्शन में डेफिनेटली एक अच्छी खासी टक्कर दे सकती है, सिमिलर टू व्हाट हैपेंड इन पंजाब। सो आज का टॉपिक नरोत्तम मिश्रा जी और मध्य प्रदेश खरगांव। नीतीश जी, ये जो सब पूरा प्रकरण हुआ है इसके बारे में हम बात करें, चर्चा करें। नीतीश जी जो मेरे फेवरेट गेस्ट हैं, मेरे ख्याल से इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। गेस्ट जो हमारे व्यूअर्स हैं वो ऑलरेडी नीतीश गोयल जी को मेरे साथ कई बार देख चुके हैं। इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, कुछ एक मजेदार वीडियोस मैं दिखाना चाहूंगी। आई एम श्योर मेरे व्यूअर्स को भी अच्छा लगेगा कि कोई तो है जो निकल कर आ रहा है और एग्जैक्ट टू द पॉइंट बातें कर रहा है रादर देन बीटिंग डाउन द बुश। सो जी नीतीश जी दिखाई दे रहे हैं? मैं चलाऊं वीडियो? जी 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 जी। पाएंगे, नहीं मानोगे ठोकेंगे। एक कानून है, इसका ध्यान रखें। मैंने कहा था जिस घर के पत्थर आएंगे उसी के पत्थर निकाले जाएंगे। समाज को तोड़ने वाली ताकत कोई भी हो, विध्वंसकारी ताकत कोई भी हो, इस मध्य प्रदेश में कानून का राज्य हम किसी को पनपने नहीं देंगे। जी, तो ये थे नरोत्तम दास मिश्रा जी। मैं नरोत्तम दास भी बोलती हूँ, आई एम रियली सॉरी। नरोत्तम मिश्रा जी जी, वो शायद किसी फ्रेंड का नाम दिमाग में छपा हुआ है तो वहीं से वो वर्ड आ जाता है। जी, नरोत्तम मिश्रा जी। नीतीश जी, इनका जो स्टाइल है बुलडोजर एक्शन कितना अच्छा लग रहा है आपको? जी, सबसे पहले तो जम्बू टॉक्स की तरफ से गायत्री देवी, आपको और आपके सभी दर्शकों को मैं नमस्ते करता हूँ। एक बार फिर से आपने अपने प्लेटफॉर्म पर हमें बुलाया है और हम लोग इस बारे में बात करेंगे। देखिए, ये बात गायत्री जी, मुझे लगता है कि ये केवल आज की बात नहीं है। ये अगले आने वाले कुछ समय में आपको ऐसे बहुत सारे लोग दिखाई देने वाले हैं और बहुत सारी बातें ऐसे निकल करके आएंगी और अलग अलग तरीके से निकल के आएंगी। या कभी कभी कोई युवा मोर्चा, आपने देखा होगा तेजस्वी सूर्या जो एक टॉप नॉच की तरीके से निकल करके सामने आ रहे हैं। अभी जिस तरीके से जेएनयू में अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर जो जिस तरीके से चीजें हुई, उदय करौली में भी यहाँ पर आए, बहुत सारी चीजें। भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष भी हैं। सो ये व्यक्ति आज से कुछ समय पहले तक, कुछ सालों पहले तक बहुत सामान्य सा एक भाजपा का कार्यकर्ता हुआ करता था और उसके बाद में यहाँ तक पहुंचा। तेजस्वी सूर्या का नाम मैंने पहले इसलिए लिया है क्योंकि ये हो या नरोत्तम मिश्र हो या आने वाले ऐसे बहुत सारे ऐसे नाम, क्योंकि देखिए ये बेसिकली गेम सेट हो चुका है और गेम सेट जिन्होंने किया है उनका नाम है योगी आदित्यनाथ। आपने चूंकि काजल हिंदुस्तानी जी का जिक्र किया कि उत्तर प्रदेश, वो गुजरात में जो है उस तरीके का योगी आदित्यनाथ नहीं दिख रहे हैं। देखिए, सबका पर्टिकुलरली गेम खेलने का अंदाज एक तरीके का नहीं होता है। अब मुझे ध्यान आता है कि पाकिस्तान के खिलाफ भारत का एक क्रिकेट मैच हो रहा था और क्रिकेट मैच में राहुल द्रविड़ की 50 हो जाती है और उसके बाद में शोएब अख्तर से पूछा जाता है कि आपको सबसे खतरनाक बैट्समैन इंडियन क्रिकेट टीम में कौन लगता है, तो उन्होंने कहा मुझे राहुल द्रविड़ लगता है। राहुल द्रविड़ क्यों लगता है? राहुल द्रविड़ तो बहुत आराम आराम से खेलते हैं, उनसे कोई गेंदबाज आतंकित भी नहीं होता है। तो शोएब अख्तर का जवाब बड़ा अच्छा खासा था कि यही तो समस्या है कि कोई गेंदबाज उनसे आतंकित नहीं होता और एकदम से पता लगता है कि राहुल द्रविड़ ने अपना बल्ला उठा दिया क्योंकि हाफ सेंचुरी पूरी हो चुकी होती है या कभी सेंचुरी पूरी हो चुकी होती है। सो आप धीरे धीरे करके कब रन बनाते जाते हैं आपको मालूम नहीं चलता। आई एम नॉट सेइंग कि ना जो लोग धीरे खेल रहे हैं वो सही काम कर रहे हैं। आज के पॉलिटिकल एंगल पे वो ठीक नहीं है। मैंने कल अपना एक वीडियो बनाया था जम्बू टॉक्स पे और अगर दर्शक देखेंगे तो उनको समझ में भी आएगा कि हम लोगों को ना बेसिकली अगर हम बात करें शिवराज सिंह चौहान की, 3 टर्म्स मिले हैं अब तक उनको, ये चौथा टर्म चल रहा है उनका। क्या हमें नहीं लगता कि सॉफ्ट पॉलिटिक्स के चक्कर में शिवराज सिंह चौहान ने अपने टर्म को वेस्ट किया है पर्टिकुलरली?
यहाँ अगर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री अगर हम रमन सिंह की बात करें तो रमन सिंह ने ऐसा क्या कर लिया, या फिर येदियुरप्पा की हम बात करें तो आज आज मुंबई की बात हो रही है कि आप वो जो है सब उन्होंने ये आदेश निकाला कि वहां के कर्नाटक के जो मंदिर हैं उनके बाहर ठेले वाले जो नहीं आएंगे और उनको उनको नहीं आना होगा, वो नहीं लगा सकते हैं यहाँ पर। और साथ साथ में उस पर शरिया की बात भी हो रही है कि अगर आप इस्लाम में यकीन रखते हैं या वाकई में मोमिन होने की बात करते हैं तो इस्लाम की तो ये विरुद्ध है, क्योंकि आप उनका उनका खाना खा रहे हैं। और तो ये तो आप तो मुनाफिकीन हो गए बेसिकली, पर्टिकुलरली अगर हम टिपिकल इस्लाम एंगल पर बात करें तो वो तो मुनाफिकीन हो गए, वो तो बहुत गलत काम कर रहे हैं, इस्लाम के खिलाफ काम कर रहे हैं। तो येदियुरप्पा ने चूंकि नहीं किया तो यू आर गिविंग परमिशन की मुंबई आप आगे आ जाइए। छत्तीसगढ़ में कोई व्यक्ति डेफिनेटली मैं आपसे बता रहा हूं कि पनप रहा होगा। और रमन सिंह के बारे में अभी कुछ समय पहले ट्विटर पे चला भी था इस तरीके कई सारी चीजें, सो वहां पर भी पनप रहा होगा। शिवराज सिंह चौहान की प्रॉब्लम क्या हो गई है कि नरोत्तम मिश्र जो इवन मैं यहाँ पर बुलडोजर बाबा के साथ साथ चूंकि बुलडोजर मामा की बात हो रही है तो बुलडोजर मामा के बारे में भी यही कहना चाहूंगा कि चूंकि 3 टर्म्स हो गए शिवराज सिंह चौहान को, और इवन अगर अब 2014 की बात करें तो 2014 के समय में बहुत सारे लोगों ने ये कहा था कि जिस तरीके से अरुण जेटली को पसंद किया जाता था, देखिए सुषमा स्वराज को पसंद किया जाता था, और वो इस तरीके के लोग थे कि अंदर खाने आराम से कि भाई हमारा गोल्फ क्लब चलता रहे, सुबह सुबह हम आराम से मिले, गोल्फ खेलें, कोई इशू नहीं हो हमारे साथ में, और हमारी अपना जो इवन दिल्ली क्रिकेट एसोसिएशन है उसके हम प्रेसिडेंट वगैरह सब बने रहे, हमें कोई इशू नहीं हो। इसलिए अरुण जेटली अगर प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होते, कांग्रेस को, लिबरल्स को कोई तकलीफ नहीं होती। सुषमा स्वराज प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवार होती, उन्हें कोई तकलीफ नहीं होती। इवन वो अगर ये नहीं हो रहे थे तो शिवराज सिंह चौहान को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाने की बात बहुत ज्यादा हुई थी, और अगर लालकृष्ण आडवाणी नहीं आ रहे तो शिवराज सिंह चौहान आ जाए। उनको लगता था कि अगर कांग्रेस सत्ता में नहीं आने वाली, ये सबको समझ में आ गया था, और भाजपा के पास में पैसा भी है कैंडिडेट्स को लड़ाने के लिए, ये भी समझ में आ गया था। इसका मतलब भाजपा सत्ता में आएगी या भाजपा प्लस सत्ता में आएगी, ये भी समझ में आ गया था। तो नरेंद्र मोदी जैसा कठिन व्यक्ति या कठोर व्यक्ति आए, उससे अच्छा थोड़ा हिलने ढुलने वाले शिवराज सिंह चौहान आ जाए। लेकिन शिवराज सिंह चौहान को 2014 के बाद में भी ये बात समझ में नहीं आई, और ये बात नहीं समझ में आ रही है तो अब इसलिए समझ में आ रही है क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने एक ट्रेंड सेट कर दिया, एक गेम सेट कर दिया, और गेम ये सेट कर दिया कि भैया रामनवमी पे जो आपने कहा भी, काजल हिंदुस्तानी की जो आपने बात भी की, और एक्चुअली बात ये भी है कि रमजान के दिनों में भी अगर 800 शोभा यात्राएं तो निकलती हैं तो दंगा फसाद तो छोड़िए, तू मैं भी नहीं होती है। तो तू मैं किस कारण से नहीं होती है? मैं कई बार कहता हूं अपने कई वीडियोस में, अपने प्रोग्राम्स में, कि झरना जो है वो ऊपर से बहता है। इवन मेरा जो कल का वीडियो था गायत्री जी, उसमें कई लोगों ने ये कहा कि आपने इन मुख्यमंत्रियों के नाम लिए, इन मुख्यमंत्रियों के नाम लेने से कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि बेसिकली जो समाज होता है वो समाज की बात आगे कहती है। तो उनको रिप्लाई देते हुए मैंने अभी 9 बजे जो प्रोग्राम किया उसमें मैंने यही बोला था कि झरना देखिए ऊपर से बहता है, और हम लोग गोमुख की बात करते हैं। गंगा जो हरिद्वार में बहती है वो बहुत पवित्र है, लेकिन बेसिकली हम बात करते हैं गोमुख की। गोमुख से पहले हम बात करते हैं कैलाश मानसरोवर की। तो वहां से निकल के चीजें आती हैं जो ऊपर से आती हैं, शिव जी के जटाओं से निकल करके आती हैं। हमारे लिए सबसे पवित्र वो चीज होती है। सम्राट अपने आप में एक समाज के बराबर होता है, राजनीति की दिशा वो तय करता है। तो अगर हम ये कहेंगे कि समाज के ऊपर जिम्मेदारी लेकर के जाएंगे कि समाज जो है वो राजा को दिशा दिखाए, या फिर हम लोग ये कहेंगे कि यथा राजा तथा प्रजा, तो पॉइंट इज लाइक, अच्छा ये आपके यहाँ पर आ भी गया रमेश जी ने, तो थोड़ी सी इसका मतलब हमारी दर्शकों के साथ में वाइब्स जो है वो मैच कर रही है, सो दैट इज गुड फॉर अस। तो यथा राजा तथा प्रजा, की राजा जैसा है प्रजा वैसे ही होगी। हम चाहे भगवान श्री कृष्ण की बात करें या भगवान श्री राम की बात करें, एग्जाम्पल वो कोट करते हैं। तो रमन सिंह ने एग्जाम्पल कोट नहीं किया, शिवराज सिंह चौहान ने एग्जाम्पल कोट नहीं किया। मैं राजस्थान में रह रहा हूं, वसुंधरा राजे सिंधिया 2 बार मुख्यमंत्री रहती है, आपने एग्जाम्पल कोट नहीं किया। सॉफ्ट पॉलिटिक्स की, आपने सड़कें आपने बनाई, बहुत अच्छी बात है। आपने भ्रष्टाचार कम किया होगा, बहुत अच्छी बात है। आपने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया होगा, बहुत अच्छी बात है। आपने दूसरों से ज्यादा बनाया होगा, या फिर हिंदू आपके राज्य में मैं शायद भी यहां पर लगाता हूं कि थोड़ा बहुत सिक्योर आप ज्यादा महसूस करते होंगे, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन क्या वाकई में देश और धर्म के लिए आपने बहुत बेहतर काम किया? अगर ऐसा बेहतर काम किया होता तो विदिशा में विजया माता का जो मंदिर है, चर्चिका देवी का मंदिर जिसे कहा जाता है, वहां पर आज तक भी ताले नहीं खुले हैं साहब, वहां पर आज तक भी ताले नहीं खुले हैं। और वो मंदिर को अगर आप देखेंगे, उसके फोटोज मेरे पास में आए थे, वो मंदिर को अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि शायद भारतीय संसद का स्वरूप जो है वो सीधा सीधा वहां से उठाया गया है। और औरंगजेब ने वहां पर आक्रमण किया था, औरंगजेब ने नहीं बल्कि अलाउद्दीन खिलजी इल्तुमिश, वहां से लगातार आक्रमण होते जा रहे थे, और औरंगजेब के आक्रमण होने तक लगातार उस मंदिर को बार बार रूप दे दिया जाता था। लेकिन वहां पर उन्होंने मस्जिद खड़ी कर दी। मस्जिद खड़ी करने के बाद में कुछ समय तक वहां पर मस्जिद में नमाज पढ़ी गई, बाद में वहां पर नमाज भी नहीं पढ़ी गई, और उसके बावजूद भी वहां पर आज मंदिर जो है वो स्वरूप नहीं ले पाया है। क्यों नहीं ले पाया?
क्या आपको नहीं पता है? अगर मैं भोपाल के लोगों से पूछूं कि भोपाल का जो बड़ा तालाब है वो बड़ा तालाब कौन सा है, तो भोपाल के लोगों को शायद लोगों को ही ठीक से मालूम नहीं होगा कि बेसिकली ये तालाब है ही नहीं साहब। ये तो जिसके हम जो सूरमा भोपाली की बात करते हैं, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली की बात करते हैं, तो राजा भोजपाल जो थे उन्होंने वो पूरा का पूरा बांध बनाया था। इट वॉज अ डैम, इट वॉज अ प्रॉपर इंजीनियरिंग, और उस इंजीनियरिंग का तोड़ा गया। वहीं पर पड़ोस में जो दूसरा शहर है होशंगाबाद, उस होशंगाबाद के जो राजा जिसे कहा जाता है होशंग शाह, उसने वो डैम तोड़ा था। मतलब केवल मंदिर नहीं तोड़े गए बल्कि इंजीनियरिंग तक तोड़ी गई। और गायत्री देवी, अगर आपको नहीं मालूम हो तो मैं आपको बताना चाहूंगा, 30 साल लगे थे, 30 साल लगे थे उस डैम को पूरी तरीके से खाली होने में, एक एक बूंद करके। यानी लेकिन अगर भोपाल के लोगों से पूछिए तो क्या सभी लोगों को ये चीज मालूम होगी? अगर नहीं मालूम है तो भोपाल के लोगों को क्यों नहीं बताया गया? अगर नहीं मालूम है तो आपको विदिशा का वो विजय राजा मंदिर जो है उसको क्यों नहीं स्थापना की गई? आप नहीं करते हैं बिकॉज बेसिकली आपको अब तक कोर्ट नहीं मिला था, वैसा राजा नहीं मिला था, अब मिला है। और आप कंपटीशन करने वाले हैं, नकल करने चाहते हैं आप योगी आदित्यनाथ के साथ में। शिवराज सिंह चौहान को दोनों से डर लग रहा है, वहां से भी और अपने घर में बैठे नरोत्तम मिश्रा से भी। जी जी निधि जी सो निधि जी बात सही कह रहे हैं, बट आई थिंक इंस्पिरेशन लेना अच्छी जगह से इट्स नॉट रॉन्ग, इट इज गुड इन फैक्ट। तो चाहे योगी जी ने ट्रेंड सेट किया हो या पहले मोदी जी ने ट्रेंड सेट किया हो, वी डोंट माइंड दैट, बट एक्चुअली वी वांट दैट काइंड ऑफ एक्शन। नाउ कमिंग बैक टू नरोत्तम मिश्रा जी, नरोत्तम मिश्रा जी पहले बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं थे, पहले बहुत ज्यादा इनके बारे में पता भी नहीं था। अचानक से, क्योंकि ये खरगांव वाला जो इंसिडेंट हुआ इसके बाद ही निकल कर आए, इसके बाद जो इनके वक्तव्य आए, इसके बाद जो इन्होंने एक्शन लिया है, आगे आकर एक्शन लिया है। नाम बुलडोजर मामा का डेफिनेटली शिवराज सिंह चौहान कमा रहे हैं, बट पीछे एक्शन इनका चल रहा है। सो अब तो क्योंकि मीडिया को समझ में आने लग गया तो इनको हाईलाइट में लेके भी आ रही है। देखिए गायत्री जी, भारत में हमेशा मैंने इसीलिए कहा कि भारत सम्राटों का देश रहा है। हम लोग जो कहते हैं कि भारत जो है वो कृषि प्रधान देश है, तो मैंने एक छोटा सा शॉर्ट बनाया था, दर्शक देख सकते हैं जम्मू टॉक्स पर जाकर के, और उसमें मैंने यही कहा था कि भारत कोई कृषि प्रधान देश नहीं है। अगर ये कहते हैं कि भारत किसानों का देश है साहब, सब आई एम सॉरी, लेकिन भारत किसानों का देश नहीं हो सकता। भारत हर एक किराने वाले का देश भी है, किसानों का देश भी है, गोपालनों का देश भी है, सबका देश है भारत। बल्कि भारत सम्राटों का देश है, भारत ऋषि मुनियों का देश है, भारत उन सेनापतियों का देश है जिनके मजबूत कंधों पर महान गणराज्यों की नींव रखी जाती है। तो भारत उन सब का देश है। वहां से हम भारत में देखिए, भारतीय जो है वो हमेशा से अपने हीरो ढूंढते हैं। वो कहीं ना कहीं हर भारतीय काम नहीं करता है उस तरीके से, वो सामान्य रूप से अपना योगदान करता है अपने घर पे काम करते हुए। वो अपने घर को ठीक रखेगा, जिस तरीके से कहा जाता है कि आप अच्छे हो जाइए। अगर हर एक व्यक्ति अच्छा हो गया तो सब चीजें अच्छी चली जाएंगी, लेकिन वो आदमी को जरूरी नहीं है कि वो मैदान में जाकर के लड़ेगा। भारत का व्यक्ति हमेशा से अपना हीरो ढूंढता है। शायद इसीलिए हमारे यहाँ अवतारवाद की परंपरा भी पड़ी कि हमने अवतार ढूंढे, लेकिन केवल अवतार नहीं हुए। यहाँ पर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई भी हुई, यहाँ पर छत्रपति शिवाजी भी हुए, यहाँ पर राजा छत्रसाल भी हुए, यहाँ राजा रणजीत सिंह भी हुए, यहाँ गुरु गोविंद सिंह भी हुए। इवन यहाँ के जो संत हैं वो संत भी इस तरीके के हुए हैं कि उन संतों ने भी हीरो का काम किया है। इवन बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जिनके वंदे मातरम हम गाते हैं, वंदे मातरम अगर गाएंगे तो आनंद मठ से गाएंगे, और आनंद मठ को अगर आप गाएंगे पढ़ेंगे तो आपको सन्यासी आंदोलन समझना पड़ेगा। तो बेसिकली भारत में आप और मैं चाहे कोई भी हो, अगर आपके अंदर आपके दर्शक एक हीरो को देखते हैं, हीरो से मतलब मेरा हीरो हीरोइन से मतलब किसी जेंडर से नहीं है, लेकिन अगर आपके अंदर किसी हीरो को देख रहे हैं, या जम्मू टॉक्स के या फिर ऑल्टरनेट मीडिया के दर्शक भी मेरे अंदर किसी हीरो को देख रहे हैं, तो वो इस बात को हमेशा देखेंगे। और केवल भारत में नहीं, ये दुनिया भर में ये चीजें जाएंगी। अगर रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध में रूसी लोग जो है वो चेचन की तरीके से बात कर रहे हैं, या फिर रूसी लोग जो है वो ये कह रहे हैं कि आप दुनिया भर में सब चीजें हमारे पर प्रतिबंध लगा रहे हैं, तो क्या रशियंस को ये भुगतना नहीं पड़ेगा? तो आप यूक्रेनियंस की बात करेंगे, अमेरिकन की बात करेंगे, रशियंस की बात क्यों नहीं करेंगे? ठीक वैसे ही नरोत्तम मिश्रा है, वो ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ भी चुनाव लड़ चुके हैं। आप सोचिएगा, हर एक आदमी हर एक के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ता है। स्मृति ईरानी को कौन जानता था, क्योंकि सास भी बहू कभी बहू थी में वो तुलसी का रोल अदा करती थी। लेकिन जब आप राहुल गांधी के खिलाफ अमेठी में चुनाव लड़ते हैं, तो आप जब हार भी जाए तो भी द पॉइंट इज लाइक आपने लड़ा किसके विरुद्ध था, और उसके बाद में आपकी तैयारी ऐसी कि 5 साल बाद आप वापस चुनाव लड़ते हैं। You're known by the enemies you have taken on. इंग्लिश में ये कहावत है। निधि जी, क्योंकि आज अशोक, इससे पहले कि मैं अशोक गहलोत वाले टॉपिक पर जाऊं, मैं एक बहुत ही मजेदार दिखाना चाहूंगी उनका ट्वीट और उनके एक्सप्रेशंस, जो शायद कुछ एक मेरे गेस्ट को बड़े अच्छे लगेंगे। जी
not got added actually. जी यहाँ पर इनका एक्सप्रेशन काफी मजेदार नहीं है, ऐसा लग रहा है कि मिल तो रहे हैं पर अगर कमरे से बाहर मिल जाते और शायद मीडिया नहीं होती तो शायद थोड़ा सा कुछ और भी होता। आंखें देखिए उनकी, नरोत्तम जी की आंखें देखिए, एकदम स्टेयर कर रहे हैं कि बस फोटो हो गई, चलिए अब निकलिए, फोटो खिंचा ली, आपका ज्ञापन ले लिया, अब निकल जाइए, बहुत हो गया, ज्यादा देर मत टिकिए, ज्यादा देर टिक गए तो बहुत कुछ होने की संभावना है। जी और जी गहलोत जी का भी आपको सिखाने वाले थे। जी मैं गहलोत जी का बाद में दिखाऊंगी, पर अब आज का जो इम्पोर्टेंट है और जो शायद अब फॉलो होने वाला है एमपी में, मैं वो दिखाना चाहूंगी। जी जी प्लीज प्लीज प्लीज। भी ध्यान आकर्षित किया था। शहर काजी साहब के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल आया था, उन्होंने एक ज्ञापन ये दिया है। तमाम आशंकाओं को मैंने समाधान करने की कोशिश की है और उनसे भी आग्रह किया है कि ऐसे तमाम लोगों को जो कि सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, ऐसे लोगों को चिन्हित करने में हमारी मदद करें। हमने उन्हें यह भी कहा है कि सरकार किसी भी दोषी को नहीं बख्शेगी, पर निर्दोष को बिल्कुल भी हम प्रताड़ित नहीं करेंगे। उन्होंने एक सोमवार ये 16 तारीख का हनुमान जयंती के बारे में भी ध्यान आकर्षित किया था और निश्चित रूप से हमने उन्हें आश्वस्त किया है कि सभी पर्व, सभी त्योहार सौहार्द के साथ में मनाए जाए। शहर काजी साहब के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल आया था। जी तो पहला जो रिएक्शन था वो काफी मजेदार था, थोड़ा मतलब देख के लग रहा था कि जबरदस्ती का फोटो सेशन हो रहा है, वो भाव दिख रहे थे। एक जो अब जिस एंगल पर मैं चाहूंगी आप बात करें वो ये है, जस्ट लेट मी शेयर विद यू। ये शायद कल की हेडलाइंस हो सकती है, बिकॉज अब ये योगी वाले स्टाइल में फुल ऑन आने की तैयारी कर रहे हैं। चली गई सोशल मीडिया पर कुछ भ्रामक खबरें मिलने का समाचार आया है। समस्त प्रदेश के पुलिस अधीक्षकों को ये निर्देश दिया है कि सोशल मीडिया पर कोई भी अफवाह फैलाने वाला अगर वीडियो पाया जाता है या कूटरचित फेक वीडियो कोई डालता है, खरगोन बड़वानी की घटनाओं से संबंधित भी, तो उन पर तत्काल वैधानिक और कानूनी कार्रवाई करें। पुलिस को यह भी कहा गया है कि आने वाले दिनों में जो त्योहार है उसमें अतिरिक्त सतर्कता बरतते हुए सभी त्योहार शांतिपूर्वक आनंद संपन्न हो, इसकी व्यवस्था देखें। जी सो सोशल मीडिया विल बी मॉनिटर्ड वेरी स्ट्रिक्टली। योगी जी भी ये चीज करते रहे सोशल मीडिया में, राणा अयूब हो, अरफा खानम हो, इन सबको उन्होंने क्या बोलते हैं हंटर की नोक पर रखा है कि आप थोड़ा सा कुछ डालिए इधर उधर, हम तैयार बैठे हुए हैं, हम तो वेट कर रहे हैं, हम तो चाहते हैं कि आप डालो कुछ। तो इज एक्चुअली लिटरली क्या बोलते हैं उनको, एकदम थ्रेटनिंग वाले मूड में कि आप डालो तो सही, हम तो बैठे हुए हैं, भेजते हैं यहाँ से तैयार बैठे। जी ऋषि नहीं एग्जैक्टली देखिए ये जो चीज आ रही है नरोत्तम मिश्र, मैंने जो आपने कहा था कि भाई अगर कोई इंस्पायर होता है तो उसमें कुछ गलत बात नहीं है, बट चूंकि मेरा यहाँ पर ये भी मानना है कि पॉलिटिक्स में चीजें जो हैं वो इतनी अच्छे से कोइंसिडेंटली नहीं होती, या तो फिर आपके अंदर वो भाव भरा हुआ होता है या फिर आप प्लान करके आगे चलता है और आपको दिखता है, क्योंकि अगर पॉलिटिक्स की आपने नब्ज नहीं पकड़ी है तो फिर उससे फिर वो आगे काम नहीं चलेगा। ये ठीक उसी तरीके से जिस तरह से महाराष्ट्र में देख रहे हैं, और महाराष्ट्र के बारे में आपने कई प्रोग्राम्स किए हैं। अभी मैंने जो 9 बजे प्रोग्राम किया था उसमें मैंने
मैंने यही कहा था कि शरद पवार बेसिकली जो चाह रहे हैं वो किसी ना किसी तौर पे उनको लग रहा है कि एमवी महाविकास आघाड़ी तो खत्म होने जा रही है, उसका तो खात्मा हो रहा है। अब खात्मा हो रहा है तो उसका बम किसके ऊपर फूटे? हिंदू मुसलमान की बात को तो उद्धव ठाकरे के ऊपर फूट जाइए, या राज ठाकरे के ऊपर उद्धव ठाकरे के ऊपर फुड़ा दीजिए, और या फिर आप राष्ट्रपति शासन लगवा दीजिए। राष्ट्रपति शासन यानी कि उनके घर पे जो हम लोगों ने भी डिस्कशन किया था उस समय मैंने बोला था, जो मुझे लगा था शायद 4-5 दिन पहले जो हमारा डिस्कशन हुआ था कि उनके घर के ऊपर जो पथराव हुआ, अब पथराव तो हुआ लेकिन पथराव में क्या शरद पवार के घर का कोई भी नुकसान हुआ किसी तरीके से? अगर नहीं हो जाता तो बेसिकली इट वाज जस्ट लाइक एन इवेंट। तो वो इसीलिए है कि अगर शरद पवार यानी कि इतना बड़ा नेता ही अगर सुरक्षित नहीं है तो फिर इसका मतलब कानून व्यवस्था तो खराब हो गई, तो राष्ट्रपति शासन लगा दीजिए। अब उन्हें ये समझ नहीं आ रहा कि बंगाल में राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया भाजपा केंद्र सरकार ने, तो महाराष्ट्र में क्यों लगाएगी? वो उसको पागल थोड़ी है। तो द पॉइंट इज लाइक किसी ना किसी तरीके से कि मध्य प्रदेश में देखिए क्या हो रहा है कि अल्टीमेटली अगर आप जगह खाली करेंगे तो कोई ना कोई तो उस जगह को फिल करेगा। और पॉलिटिक्स में कोई ना कोई आदमी, हर आदमी तैयार रहता है कि अगर आप जगह खाली कर रहे हैं, आप वैक्यूम बना रहे हैं, तो उस वैक्यूम पे मैं भर जाऊं या फिर आपके ऊपर सिर रख करके, पैर रख करके, और फिर मैं आगे बढ़ जाऊं। सो मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान वो वैक्यूम क्रिएट कर चुके हैं बेसिकली। और जो शिवराज सिंह चौहान ने बुलडोजर मामा वाली, देखिए मैं आपको ये भी बोलूं कि पिछले साल भी शिवराज सिंह चौहान का एक वीडियो खूब वायरल हुआ था, और वीडियो में ये कहा गया था शिवराज सिंह चौहान के द्वारा कि अब जो है वो हम गजब मूड में है और आप समझ जाइए, अब हम किसी को छोड़ेंगे नहीं, हम फोड़ेंगे। तो ये वीडियो तो खूब वायरल हुआ और कि ना हम गजब मूड में हैं, मामा जो है वो गजब मूड में आ गए। लेकिन वो मूड तो बस खाली ऐसा लगा कि आपने इनो पिया और उसके बाद में आपको डकार आई 6 सेकंड के अंदर बढ़िया सी, और आपको लगा कि अब सब ठीक हो गया। तो वो रेस्ट पीस में चले, एक तरीके से रेस्टिंग मोड में चले गए। सो अब हम इसको किस तरीके का मोड माने? तो नरोत्तम मिश्रा ने जब बयान दिए इस तरीके के, तब शिवराज सिंह चौहान को लगा कि जिस तरीके से यूपी में गेम सेट हुआ है, यहां पर नरोत्तम मिश्र में से आगे निकलने की कोशिश कर रहे हैं, मैं 4th टर्म ले रहा हूं, तो शिवराज सिंह चौहान की इतनी भी आयु नहीं हुई है कि वो 5th टर्म लेने के लिए आगे नहीं बढ़े या नहीं ले पाए। और मध्य प्रदेश के चुनाव तो आने ही वाले हैं अगले साल, तो शिवराज सिंह चौहान डेफिनेटली उसकी तैयारी करेंगे कि मामा मामा के होते होते ये सॉफ्ट पॉलिटिक्स के चक्कर में मेरे अंदर, मेरे घर से ही मेरे लिए कुछ बड़ी आवाजें कहीं नहीं निकल जाएं, या फिर केंद्र सरकार जो है, अब नरेंद्र मोदी और शिवराज सिंह चौहान में बहुत बड़ा अंतर आ चुका है, तो केंद्र सरकार भी शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ कोई एक्शन ले सकती है। क्योंकि जब हम ये सुनते हैं कि उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले योगी आदित्यनाथ को हटाने की बातें चल रही थी, या फिर योगी आदित्यनाथ की जगह की ना बिना उनके चेहरे पर चुनाव लड़ लिया जाए, ऐसी बातें चल रही थी, तो शिवराज सिंह चौहान चाहे आप 3 बार मुख्यमंत्री बन चुके हो, लेकिन आज योगी आदित्यनाथ के सामने आप कहीं पर पॉपुलैरिटी में ठहरते नहीं है। और भारत में चुनावों के लिए या किसी लीडर के लिए पॉपुलर होना ये बहुत जरूरी है, और समय की मांग है, और समय दिखा रहा है इस चीज को कि पहले नंबर पे पॉपुलर लीडर नरेंद्र मोदी अगर हैं, तो मुख्यमंत्रियों की बात करें तो पहले नंबर पे योगी आदित्यनाथ आते हैं और दूसरे नंबर पे हिमंत बिस्व शर्मा आते हैं। शिवराज सिंह चौहान का नाम क्यों नहीं आ रहा है, किस कारण से नहीं आ रहा? तो शायद शिवराज सिंह चौहान वो नब्ज समझ पा रहे हैं, और नरोत्तम मिश्र भी ये नब्ज समझ रहे हैं कि शिवराज सिंह चौहान का नंबर गया तो दूसरा कोई उठे उससे पहले मैं अपने आप को उठा लूं। हमें इस बात से आपत्ति बिल्कुल भी नहीं है कि आप अच्छी चीज से इंस्पायर हो रहे हैं, ये तो अच्छी बात है। हमारे अंदर बस समस्या यही है कि आप वो ना हो जाएं कि एक जिस तरीके से जो हम लोग बोलते हैं ना कि पटाखा फूटा और उसके बाद में सब खत्म हो गया, धुआं धुआं हो गया। तो बात इतनी सी है कि योगी आदित्यनाथ में वो जज्बा था। जी जी निधीश जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। कमिंग टू अशोक गहलोत एंड असदुद्दीन ओवैसी, अशोक गहलोत ने जी आज लीगैलिटी पे क्वेश्चन कर दिया है कि ये जो डिमोलिश किए जा रहे हैं हाउसेस विदाउट प्रो, नो पीएम और सीएम कैन डू दिस। तो वो खरगोन जी वायलेंस के बाद जो घर ढाए जा रहे हैं उनकी लीगैलिटी को क्वेश्चन किया है। देखिए अशोक गहलोत बेसिकली इस समय पूरे तरीके से दंगाई वाले मूड में आ चुके हैं, और उनके अंदर वो बेचैनी बढ़ चुकी है। और मैं हर बार जो भी कोई भी चीजें जो हमसे बात की जाती है उसमें मैं यूपी को केंद्र में इसीलिए लेकर के आता हूँ, और क्योंकि यूपी से बेचैनी बढ़ी है और वो बेचैनी और आगे बढ़ेगी, क्योंकि यूपी में सारे कार्ड्स खेल लिए गए, हर तरीके का कार्ड खेल लिया गया, और उसके बाद में भी 273 सीट आना, हालांकि ये गलत था, 273 सीट इतनी कम नहीं आनी चाहिए थी, बट इवन देन सामने वालों के लिए भी पुनरीक्षण की बात है कि उन्होंने सारे कार्ड खेल लिए, उसके बाद में भी योगी आदित्यनाथ आ जाते हैं सत्ता में। तो ये चीज
यहाँ पर बैठे हुए अशोक गहलोत भी अच्छे तरीके से समझ पा रहे हैं, देख पा रहे हैं कि भैया अगर वहां पर नहीं हुआ सारे कार्ड्स खेलने के बावजूद भी, तो यहाँ पर क्या करें। और ठीक इसीलिए उनको ये समझ में आ रहा है। देखिए गजेंद्र सिंह शेखावत के खिलाफ अभी कुछ समय पहले राजस्थान में कुछ फोन टैपिंग वगैरह की घटनाओं के बारे में, वॉइस फोन वगैरह के बारे में बात हुई। यहाँ के जो मुख्यमंत्री के साथ साथ में जो अदर मंत्री हैं, गोविंद सिंह डोटासरा हैं या फिर महेश जोशी हैं, उन्होंने उनके खिलाफ मोर्चा खोला, बिकॉज उनको पता है कि राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को केंद्र सरकार नहीं लेकर के आएंगी, या डॉक्टर सतीश पूनिया है वो उतने पॉपुलर लीडर हैं या नहीं है, इसमें अभी संशय की बात इस तरीके से चल रही है। कितने हैं, कितना आएंगे नहीं आएंगे, उसके बारे में कुछ पता नहीं है। वसुंधरा सिंधिया के बारे में अशोक गहलोत कभी कुछ गलत बोलते ही नहीं है, वो खाली ऊपर ऊपर से बोलते हैं, क्योंकि उन्हें ये भी समझ में आ रहा है कि वसुंधरा सिंधिया जो है उनको शायद केंद्र सरकार जो है वो लाने में इतना आसानी के साथ में वो नहीं लाए, तो एकमात्र लीडर बचते हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, यानी कि उनके ऊपर अटैक किया जाए। अब ये करके यानी कि आप भाजपा को तोड़ने का काम कर रहे हैं पूरे तरीके से, और साथ साथ में आप अपना तुष्टीकरण तो आपको करना पड़ेगा। ये ठीक उसी तरीके से कि शरद पवार महाराष्ट्र में करते हैं कि भैया मुसलमानों को तो मेरे पास ही आना पड़ेगा, वो कहीं और नहीं जा सकते, क्योंकि कांग्रेस तो कोई अस्तित्व में है नहीं, और मुस्लिम तो केवल उनको वोट देते हैं जो भाजपा को हरा सकती है, तो शरद पवार के पास में आना पड़ेगा। ठीक वैसे राजस्थान में है कि मुसलमान जो वोट देने वाले हैं वो भाजपा को तो वोट देने वाले नहीं है। और ये बात सबका साथ सबका विकास जो छलावा एक तरीके से साबित हुआ, ये बात मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान को भी समझ में आ रही है, और अशोक गहलोत को भी ये मालूम है। तो वो जो एकमुश्त थोक वोट बैंक मिलता है उसको तो किसी भी हालत में नहीं छोड़ना चाहते। और दूसरे तरीके से अगर अभी इस समय रामनवमी के तौर पे, बिकॉज अशोक गहलोत भी एक बहुत पॉलिटिकल कूटनीतिक लीडर है, अगर उन्होंने जो है एक चीज और की कि देवस्थान विभाग के जितने भी मंदिर थे उसमें हनुमान चालीसा का पाठ पढ़वाया राज्य सरकार की तरफ से, ये करना कांग्रेस के किसी दूसरे मुख्यमंत्री की बस की बात नहीं थी। यानी कि आप एक तरफ मुस्लिम तुष्टीकरण कर रहे हैं और दूसरी तरफ देवस्थान विभाग के जितने भी राजस्थान में मंदिर हैं उन सभी मंदिरों में राज्य सरकार की तरफ से आप मंदिरों में हनुमान चालीसा का वो पाठ भी करवा रहे हैं। आप अपने मंत्रियों को भी ये कह रहे हैं कि देखिए रामनवमी पे आप लगाओ, आपको जितना जुलूस निकलना है, जितना चीजें करना है वो करिए, लेकिन आज महावीर जयंती के दिन हम बैठे हुए हैं, और अगर महावीर जयंती पर वहीं पर करौली की बात करें तो वहीं पर महावीर जी भी हैं, तो महावीर जी नाम से एक स्थल है, और महावीर जी स्थल पे ये हुआ है कि आप अगर वहां जाते हैं तो आप जिस यात्रा से निकलेंगे, जिस जगह से निकलेंगे, तो वहां पर दरवाजे जो है वो भी बंद हो जाएंगे और वहां पर ताले लगे हुए होंगे, या वहां पर कोई है ना ध्वज पताका जो है वो होगी नहीं छतों पर। तो ऐसे में ये जुलूस है, तो आप जुलूस शोभा यात्रा निकाल रहे हैं या किसी की शव यात्रा निकाल रहे हैं, तो उन्हें यही समझ में नहीं आ रहा है कि भैया महावीर जयंती है, महावीर जयंती में शोभा यात्रा निकलेगी, शोभा यात्रा गाजे बाजे के साथ में निकलेगी, रामनवमी पर शोभा यात्रा गाजे बाजे के साथ में निकलेगी। और दूसरी बात ये चीज कि आप जो कह रहे हैं कि भड़काऊ नारे लगाए गए, तो बताइए तो सही साहब कि भड़काऊ नारे कौन से होते हैं, और भड़काऊ नारे आपको लगाए गए, आप उसके बारे में बात करते हैं तो लाउड स्पीकर पे जो कश्मीर में भड़काऊ नारे लगे थे, कभी उसके बारे में आपने आज तक बोला? आपके ही यहीं पर कोटा में कश्मीर फाइल्स को जब बैन किया गया, बंद किया गया एक तरीके से, धारा 144 लगी गई, तब आपने नहीं बोला गया। अरविंद केजरीवाल दिल्ली में बैठे हुए, हालांकि आज अरविंद केजरीवाल का मुद्दा नहीं है, लेकिन वो नीलबटी सन्नाटा को टैक्स फ्री करते हैं, जो वाइब्रेटर की होती है, क्या नाम है उसका, स्वरा भास्कर, उनकी मूवी होती है। आप तापसी पन्नू की, आप सांड की आंख को, इट वाज अ गुड मूवी, बट उनको टैक्स फ्री करते हैं। आप किसी में मूवी को कर सकते हैं, दूसरी मूवी के लिए आप कहते हैं कि उसको आप यूट्यूब पर डाल दीजिए, आपके यूट्यूब पर दिल्ली दंगों की मूवी डाल दी तो आपको समझ में आया। द पॉइंट इज लाइक, जो मैं यही केवल इतना ही कहना चाह रहा हूँ यहाँ पर कि अशोक गहलोत जो है वो अपना खेल खेल रहे हैं, और इसीलिए वो थोक वोट बैंक को तो किसी तरह पे छोड़ना नहीं चाहते हैं, और छोड़ने नहीं चाहने के कारण से ही वो ये खगरोन में जो लीगलिटी की, टेक्निकलिटी की बात है कि किसको तोड़ा गया, तो वो ये बात देखिए, ये पॉलिटिक्स है, और पॉलिटिकल लोग जो है अपनी अपनी बात को अलग अलग एंगल से कहेंगे। द मोर इनडायरेक्ट द मोर पोलाइट, आपको बुरा ना लगे और सामने वाले को भी बुरा ना लगे, लेकिन जो उनका लक्ष्य है, उनका केंद्र है, वो केवल एक है, हिंदुओं को आतंकित करना, उनको विध्वंस करना, उनके खिलाफ एक मुहिम चलाना, और वो पिछले 75 वर्षों से लगातार चलाई जाती रही है। जी। एंड व्हाट अबाउट असदुद्दीन ओवैसी? देखिए असदुद्दीन ओवैसी जो है वो जिस तरीके के लीडर है, अभी यहाँ पर आने के बाद में उन्होंने जो बात कही है, उनको तो अल्टीमेटली देखिए मुसलमानों के वोट लेने हैं, उनको हिंदुओं के वोट तो मिलेंगे नहीं। अब मुसलमानों के वोट उनको कैसे मिलेंगे? मुसलमानों के वोट तो उनको जब ये चीज मालूम है कि यहाँ पर यूपी में, यहाँ पर राजस्थान में योगी आदित्यनाथ तो नहीं है, तो योगी आदित्यनाथ का नाम लेकर के तो कुछ कह नहीं सकते, तो अल्टीमेटली जो योगी आदित्यनाथ ओवैसी के बारे में आप देखेंगे हमेशा वो जिस भी स्टेट में जाते हैं, वो जो सत्ता होती है
उसी सत्ता के विरुद्ध ही बात करते हैं। यहाँ पर भी सत्ता के विरुद्ध बात की उन्होंने, और सत्ता के विरुद्ध बात करके ही जो चीज बोली गई वो उसको सामने लेकर के आए। अब दूसरी बात ये है कि वो एक एक तरीके से लॉयर के साथ साथ में संविधान की, और बेसिकली मैं बात कहूं तो इस्लाम में या मुसलमान कोई भी आपको मिलेगा तो वो हमेशा या लिबरल या वामपंथी कम्युनिस्ट जो बात करें, जेएनयू की बात करें, वो हमेशा एक वर्ड जो है वो हमेशा सामने लेकर के आएगा, इवन दो वर्ड, डेमोक्रेटिक कंट्री और संविधान। यानी कि वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री की बात करेगा, संविधान की बात करेगा, और इसी की चाशनी में आपको लपेट करके रखने की कोशिश करेगा। असदुद्दीन ओवैसी भी हर बार, यहीं पर नहीं, उनका हिस्टोरिकल है। इवन अगर आप देखेंगे अकबरुद्दीन ओवैसी ने जो भाषण दिए थे और उसके बाद में 15 मिनट पुलिस हटा लीजिए, आप जितने भी स्पीचेस देख लेंगे, और कभी हम आपका अच्छा है कि आपके चैनल पर कभी आए या फिर कहीं और आए, वो कभी किसी चैनल पर जाने से कतराते नहीं। आप उनको सुब्रमण्यम स्वामी के सामने बिठाइए, किसी के और के सामने बिठाइए, और कोई भी सवाल पूछिए, उससे भी उनको कोई समस्या नहीं होती है। लेकिन जवाब क्या देना है और जवाब कैसे देना है ये उस आदमी को बखूबी आता है। और वो यही कहता है कि भैया मामला जो है वो कोर्ट में पेंडिंग है, मैं कुछ नहीं कह सकता, मामला हाई कोर्ट में पेंडिंग है, मैं कुछ नहीं कह सकता। यानी कि मीडिया के सामने क्या बात करनी है और जलसे में क्या बात करनी है, पब्लिक के सामने क्या बात करनी है, इन सारी बातों में जरा अंतर है। तो बेसिकली ही नोज कि मुसलमानों, और वो अल्टीमेटली अपनी प्रेजेंस बनाना चाहता है। और प्रेजेंस चाहे वो वहां पर कुछ लोग हो या नहीं हो, लेकिन पैन इंडिया में असदुद्दीन ओवैसी का नाम जाना चाहिए। अब हालांकि लोग बाग तो बोलते हैं कि भैया ये भाजपा की बी टीम है, तो मैं उस ए टीम बी टीम सी टीम में चक्कर में नहीं जाना चाहता, वो एक अलग विषय हो जाएगा, उसके बारे में बात करेंगे। तो लेकिन द पॉइंट यही है कि जहां भी चुनाव होंगे, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जा रहा है उसी तरीके से असदुद्दीन ओवैसी भी जाएगा। अरविंद केजरीवाल का जाने का पर्पस अलग है, असदुद्दीन ओवैसी के जाने का पर्पस अलग है। जी, नरोत्तम मिश्रा जी का एक बहुत ही वायरल वीडियो है, वो मैं दिखा नहीं सकती क्योंकि कॉपीराइट है उस पर, टीवी चैनल को दिया है। उसमें उनसे क्वेश्चन पूछा गया कि आप एक तरफा एक्शन कैसे कर सकते हैं, आपने सिर्फ उन लोगों के सिर्फ एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के घर गिराए। तो उन्होंने कहा कि दंगों में जो शुरुआत करता है, जो शुरू करता है दंगा, उसी को टारगेट किया जाता है। रिएक्शन में नहीं, जो सोर्स ऑफ द प्रॉब्लम है वहां पर किया जाता है अटैक। तो उस चीज को लेके भी काफी हुआ था। और दूसरा जो एक उनका जवाब आया था कि सिर्फ हिंदू फेस्टिवल्स में ही क्यों ऐसा किया जाता है, और क्या बांटा हुआ है देश हिंदू मुस्लिम एरियाज में। तो उनके काफी नपे सधे हुए जो अब जवाब आने शुरू हुए हैं। आई वाज क्वाइट इन ऑ कि ये अभी तक कहाँ छुपे हुए थे, अभी तक कहाँ थे ये जो जेम जो था, ये छुपा हुआ जो था, ये अभी तक बाहर क्यों नहीं आया। बट चलिए, देर सही। देखिए मैं अभी तक, आपने तो जैम कहा, लेकिन मैं अभी जैम नहीं कहना चाहता। मैं अभी उनको देखना चाहूंगा और क्या चीजें कब निकलेंगी, कैसे निकलेंगी, बिकॉज जब तक जमीन पर काम नहीं होता, ये चीजें जो होती हैं वो धूमकेतु की तरीके से होती हैं। सो मैं उसमें थोड़ा सा बिलीव कम करूंगा। और आगे जाकर के अगले 1-2 महीने में, आगे 3 महीने में, क्योंकि मध्य प्रदेश में जो है वो इस साल चुनाव नहीं है, मध्य प्रदेश में अगले साल चुनाव है। अगले साल तक, 1 साल के अंदर आप करके क्या दिखाते हैं। अभी हम महाराष्ट्र की बात जरूर कर सकते हैं कि महाराष्ट्र के 3 महीने में है, तो 3 महीने में क्या कुछ चीजें होने वाली 3-4 महीने में। लेकिन मध्य प्रदेश के चुनाव अभी राजस्थान के साथ में होंगे, अगले साल होंगे, जब मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान तीनों के चुनाव होंगे। तो हम उनके पास में समय है अभी 1 साल का। तो ये अच्छी बात है कि वो अभी से जाग गए हैं। अगर 3 महीने पहले जागते तो हम उनको बिल्कुल भी वेटेज नहीं देते कि भाई 3 महीने पहले तो हर आदमी बोलता है कि अब हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे। आप 1 महीना, 1 साल पहले जगे हैं, 1.5 साल पहले जगे हैं, तो जब जागो तभी सवेरा वाली बात हम लोग ये सोच सकते हैं। हाँ, अभी उनको जैम कहने में या फिर भारत का, भाजपा का हीरा कहने में अभी थोड़ा मुझे लगता है कि अभी जल्दबाजी होगी उनको। अभी ये हम लोग ये नहीं कह सकते, उनको काम करने दें और काम करके दिखाएं। और उसके बाद में अगर हम कुछ देखें तो चाहे वो मीडिया में कुछ भी कहेंगे, लेकिन रही बात ये कि जो सोर्स की बात है, तो अभी सामान नकवी का एक ट्वीट था, एएनआई ने एक ट्वीट किया था और उस ट्वीट में लिखा था, इन्हीं की तरफ से, नरोत्तम मिश्रा की तरफ से था या शिवराज सिंह चौहान का था, एएनआई ने वो ट्वीट किया था कि उन्होंने ये कहा है कि जो भी करेगा उसे छोड़ा नहीं जाएगा। उसमें कहीं मुस्लिम वर्ड नहीं था। सबा नकवी ने ट्वीट किया कि उसमें ये लिखा कि अगर कोई गड़बड़ कर रहा है, कोई मिसबिहेव कर रहा है, उसका घर या उसका अपार्टमेंट ढा दिया जाएगा अगर वहां पर कोई मुस्लिम रह रहा है। तो ये इट वाज लाइक चोर की दाढ़ी में तिनका, कि सामने वाले ने कहा ही नहीं कि मुस्लिम कर रहा है, सामने वाले ने ये कहा कि जो भी कर रहा है उसे बख्शा नहीं जाएगा। आप ये कह रही है कि मुस्लिम अगर होगा तो फिर आप उसे नहीं बख्शेंगे। तो ये तो कोई समझदारी वाली बात है नहीं, दिखती नहीं किसी ना किसी तरीके से। तो मैं यहाँ पर पॉइंट यही बस खाली रेज करना चाह रहा था कि आप चाहे किसी भी तरीके की बात कर लें, लेकिन जब तक आप ये कहते रहेंगे कि माइनॉरिटी इलाका है या सेंसिटिव जोन है, तो सेंसिटिव जोन मुस्लिमों के इलाका ही क्यों होता है?
जब जैन परिवार भी एक साथ बहुत सारी कम्युनिटी में रहते हैं और 100-200 परिवार एक साथ रह रहे होते हैं, इवन वहाँ पर कई जो बिल्डर्स के एडवर्टीजमेंट्स आते हैं, आपके वहाँ भी आते होंगे, आपके तो खैर अफ्रीका में तो कहाँ आते होंगे, लेकिन हिंदुस्तान में जहाँ कहीं भी है, जहाँ भी आते हैं, तो हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर ये बिल्डर्स ये लिख देते हैं कि जैन टेम्पल है। जैन टेम्पल है इसका मतलब कि जैन लोग वहां पर ज्यादा बसेंगे, तो उसे तो कभी आप सेंसिटिव जोन नहीं कहते, उसे तो कभी आप माइनॉरिटी इलाका नहीं कहते। पारसी लोग कहीं रह रहे हैं, गुजरात में रह रहे हैं, तो उसे तो आप कभी माइनॉरिटी इलाका नहीं कहते। इलाका किसका होता है, मुझे वर्ड यूज नहीं करना है, इलाका किनका होता है हम अच्छी तरीके से जानते हैं। तो ठीक वैसे ही आप जब माइनॉरिटी नहीं, इलाके पे चलेंगे, इलाका सेंसिटिव जोन पे तो चलेंगे, जहां ठीक तक नहीं है। मैंने पढ़ा है बचपन में, इलाका तो कुत्तों का होता है या सुअर का होता है, मतलब इंसानों में भी इलाका हाँ, होता है, तो मैंने पहली बार सुना है। तो जैसे मैं इसीलिए मैंने बोला, आपने बोल दिया अच्छी बात है, लेकिन मैं इसीलिए बोला कि है ना, इलाका किनका होता है हम लोग अच्छे तरीके से जानते हैं। तो आप माइनॉरिटी इलाका केवल मुसलमानों का ही क्यों होता है, सेंसिटिव जोन वही क्यों होता है जहां पर मुसलमान रहते हैं। और जैसे हम अलतकिया कहते हैं कि आप बार बार अपने आप को सेक्युलर दिखाने की कोशिश करेंगे कि हम जो है वो सेक्युलर है, हम शांतिप्रिय समुदाय की बात करें, शांति की बात करें, जैसे ही आपकी आबादी 30%, 40% से ऊपर होती है, तो उस जोन में क्या हो जाता है, एकदम से वहां पर अशांति क्यों फैल जाती है, एकदम से जमीनों के रेट क्यों बदल जाते हैं, एकदम से लोग अपने घर को खाली क्यों कर रहे होते हैं, तकलीफें क्यों आती हैं। और ये केवल एक ही जगह का एंगल नहीं है, दुनिया भर में अलग अलग देशों में लगातार ये देखा जा रहा है, ये ट्रेंड सेट हो चुका है। उसके बाद में भी अगर हम नहीं समझ पा रहे हैं इस चीज को, तो किस लिए। तो मेरा कहना यह है, प्रॉब्लम मुसलमान से नहीं है, मुसलमान इज नॉट अ प्रॉब्लम फॉर अस, बेसिकली प्रॉब्लम इज इस्लाम। तो हमें इस्लाम की बात करनी चाहिए, उसका उसका जो थॉट प्रोसेस है उसकी बात करनी चाहिए, उसकी बात बिल्कुल, करेंगे तो समझ में हम आएगा। आसमानी रिलीजन के बारे में जो कहते हैं, जी बिल्कुल, प्रॉब्लम इज नॉट IAS, ISAL, whatever, I don't want to say it because you know it, आसमानी धर्म। जी इवन मैं तो उसे धर्म नहीं कहता, देखिए जी, क्योंकि धर्म जो है वो अलग चीज हो जाती है। हम तो धर्म वर्ड उनके लिए यूज ही नहीं कर सकते, उनका आसमानी उनका कल्ट, वर्ड मजहब है, आसमानी उनका वर्ड आसमानी मजहब है, कल्ट। और हमें उन्हें मजहब ही रहने दीजिए। आप अपने मजहब को जो समझते हैं वो समझिए। अब आप मजहब को जो समझेंगे, आपके मजहब में जो है वो फोटो खिंचाना अपराध था, आप फोटो खिंचा रहे, तो आप तो मुनाफिकीन हो गए, आप तो है ना, आपके लिए तो शरिया में सजा है, आप तो अल्लाह के बाशिंदे ही नहीं हुए, अल्लाह के बंदे ही नहीं हुए। आपके साथ में आपको ये भी चीजें थी कि आप सिवाय जो इस्लाम की पढ़ाई है उसके अलावा कोई भी पढ़ाई करेंगे तो आप गलत कर रहे हैं, तो आप इस्लाम के खिलाफ ही सारे काम कर रहे हैं। मतलब इस समय अगर बिल्कुल हम देखें तो मुनाफिक मोमिन तो रह ही कहाँ गए हैं, कौन जी। मोमिन की बात कर रहा है, आप सब अल तकिया कर रहे हैं। जी बिल्कुल सही। हमारे एक व्यूअर हैं एंडी, एंड आई वुड नॉट लाइक टू गो ऑन द आसमानी धर्म टॉपिक राइट नाउ। एग्जैक्टली। नरोत्तम मिश्रा नेक्स्ट CM ऑफ MP। लोगों का एक्साइटमेंट बढ़ा हुआ है उनको देखकर एक फॉर्म में, बिकॉज आई थिंक दे वर वेटिंग, और कहीं ना कहीं जैसा आपने बताया, मुझे आपकी बातों से भी फील हुआ, आप कहीं काफी डिसअपॉइंटेड रहे हैं, और डिसअपॉइंट किया भी है शिवराज सिंह चौहान ने, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब अचानक से, बिकॉज एवरीबडी इज इन अ कॉम्पिटिशन, योगी जी ने एक एग्जैक्टली। सेट स्टैंडर्ड रख दिया है, एक स्टैंडर्ड ऐसा रेस कर दिया कि दे हैव टू कैच अप टू दैट। अदरवाइज योर आपकी खुद की जनता आपको, अब जैसे गुजरात से मैंने कहा, गुजरात से कल काजल हिंदुस्तानी आई थी, शी वाज रेजिंग द क्वेश्चन दैट वी वांट समबडी लाइक योगी टू टेक एक्शन। अब वो टाइम चला गया कि आप चुप रहे, और आप गिरफ्तारी करके 4 दिन बाद वो बाहर वापस निकल कर आ जाएंगे। जिसका घर टूटा, जिसकी दुकान जली, जिसके गाड़ियां जल गई, प्रॉब्लम तो उन्हें है ना, तो लेट देम पे बैक। इनफैक्ट राइटर्स मस्ट पे, जो प्रिंसिपल है दैट शुड बी फॉलोड इन लेटर एंड स्पिरिट, कि जिसने एग्जैक्टली। देखिए, अब मध्यम मार्ग नहीं चल सकता है, हम लोग जानते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी मध्यम मार्ग की बात की जब वो प्रधानमंत्री बन गए, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि 90s में जब राम जन्मभूमि आंदोलन चल रहा था, तो उसी व्यक्ति ने ये भी बात कही थी कि इस जमीन को समतल करना पड़ेगा, समतल होना पड़ेगा। तो और वो समतल होने की बात से ही आप 2 सीट से लेकर के आप कहाँ पहुंच गए थे। तो आप मध्य मार्ग से नहीं पहुंच सकते। जब आप ये कहते रहेंगे कि हाँ ठीक है, आप अपनी शूट पॉलिटिक्स करिए, उसमें हमें कोई एतराज नहीं है, बट पॉइंट आउट आपको करना पड़ेगा और ये समझना पड़ेगा कि हमारा हमारा वोट बैंक क्या है। और अगर वो ये नहीं कहने से काम चलेगा कि भैया तुम तो हमारे हो ही, गायत्री देवी तो कहाँ जाएंगी, नीतीश गोयल जम्बू टॉक्स तो कहाँ जाएगा, तुम तो हमारे ही हो, हमें तो उनको अपना बनाना है जो हमारे नहीं है। यानी कि उनको अपना बनाने के चक्कर में आप उनको सब चीज दीजिए और गायत्री देवी और नीतीश गोयल को आप छोड़ दीजिए, क्योंकि ये तो कहीं जाने वाले ही नहीं है। तो ये एक समस्या है, आपको स्वजनों का विकास तो करना पड़ेगा, उनके लिए पहले काम करना पड़ेगा, उसके बाद में जगह मिले आप किसी के लिए काम करिए। जी बिल्कुल।
तो इसी के साथ निधि जी वाइंड अप करना चाहूंगी। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी। और जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। और अगर आप मुझे हेल्प करना चाहते हैं तो आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, मेंबर बन सकते हैं। निधीश जी को भी सपोर्ट करिए, काफी मेहनत कर रहे हैं। और जम्बो टॉक्स को भी सब्सक्राइब करिए और उनको भी थोड़ा सा सपोर्ट करिए। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग निधि जी। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम। मैं व्यूअर से रिक्वेस्ट करूंगी कि जितने भी राइट विंग के चैनल्स हैं इस वक्त सभी मार झेल रहे हैं। हम सबको नोटिफिकेशंस नहीं जा रही हैं, सबके सब इस वक्त डाउन है। आप किसी भी चैनल को देख लीजिए। सो प्लीज थोड़ा सा आके आकर हम लोगों को हेल्प करिए, हम लोगों को सपोर्ट करिए। आपके लाइक, सब्सक्राइब, शेयर से ही काफी हेल्प हो जाता है। एटलीस्ट वो नोटिफिकेशंस जानी शुरू हो जाती हैं। जी बिल्कुल। सो थैंक यू निधि जी। जय हिंद, जी जय श्री नमस्ते, राम। जय हिंद, जय श्री राम।